दिल्ली के रहने वाले असीम हुसैन आजकल सुर्खियों में हैं और वो इस वजह से न्यूज़ में हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो सबके लिए एक एग्जाम्पल है और हम सबके यही कहना है कि काबिले तारीफ है। असीम ने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए वो चीज़ पहुंचाई है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव। देर में होंगे हमारे साथ और उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर ये जो काम उन्होंने शुरू किया कैसे किया और मतलब कहाँ से किया। हेलो असीम हुसैन। हेलो जी, कैसे हैं आप? पहले तो ईद मुबारक हो और आपका बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। अरे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, तो सबसे मुबारक काम आपने ये किया है कि आप इस वक्त पहचाने जाते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन मैन के नाम से। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें बताइए कि ये पूरा का पूरा थॉट जो था वो किस तरह से आपके दिमाग में आया। देखिए, मेरा नाम आसिम हुसैन है और मैं प्रेसिडेंट हूँ बी ह्यूमन सर्विंग सर्विंग ह्यूमैनिटी का। और हमारी एनजीओ जो है वो लास्ट ईयर से ही काम कर रही है। और लास्ट ईयर जून में हमने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोग्राम शुरू किया था। और ऐसा हुआ कि आप जानते हो, पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा नैरो स्ट्रीट्स हैं, बहुत पतली पतली गलियां हैं, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग रह रहे हैं विदाउट लिफ्ट्स। अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी हो जाए, किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाए, तो उसको उसके घर से नीचे तक उतारना, गली से बाहर तक लेके जाना, फिर रिक्शा में बैठा के रोड तक लेके जाना, फिर रोड पे कोई एम्बुलेंस है उसको फिर हॉस्पिटल तक लेके जाना, ये एक काफी लेंदी प्रोसेस है। और लास्ट ईयर जब कोरोना चल रहा था, उसमें दो तीन ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंच पाया। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम अपने पुरानी दिल्ली के अंदर छोटे छोटे सेंटर्स बना देते हैं, दूर पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे, ताकि जब के कोई इमरजेंसी हो तब हम वो हमारे पास आए और हमसे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएं। ये हमारा प्रोग्राम उस वक्त था लास्ट ईयर तक। हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होम आइसोलेटेड हैं, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से आए हैं और उनको डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए आपको अभी ऑक्सीजन लगानी है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर वो ले और उसके बाद फिर वो मतलब यूज में ना आए, तो हमने कहा चलिए ऐसा करते हैं, रिटर्नेबल बेसिस पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोग्राम शुरू करते हैं। अच्छा। जून 2020 में हमने शुरुआत करी और इसका जो है बहुत अच्छा लोगों को फायदा हुआ। बहुत सारे इमरजेंसी केस रात बेरात आए और उनको जो है हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करी। वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कुछ लोगों ने अपने घर पे रखा, रिटर्न कर दिया। बहुत दुआएं मिली और ये काम हमारा स्मूथली मार्च तक बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे पास 40 सिलेंडर्स थे, 12 हमारे सेंटर्स थे और इस तरह से ये सब चल रहा था। तो यही प्रोग्राम देखते हुए मीडिया ने मुझको जो है ऑक्सीजन मैन का नाम दिया था कि भाई आपने बहुत अच्छा शुरुआत करी है। और इस तरह से वो ऑक्सीजन मैन जो है वो एक वजूद में आ गया था। अब जब वेव आई हम्म। एकदम दिल्ली के अंदर, तो बिल्कुल। द वेरी फर्स्ट डे हमारे सारे 40 के 40 सिलेंडर्स ऑक्युपाइड हो गए। जी। ऑब्वियसली पेशेंट्स थे, जरूरत थी, सब कुछ था। हम्म। किसी को पता नहीं था सिलेंडर्स कहाँ मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। हम लोगों ने पीछे ऑर्डर्स करे कि भाई हमें सिलेंडर्स दे दीजिए, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में। उन्होंने कहा जी 4 दिन बाद डिलीवरी देंगे, 5 दिन बाद डिलीवरी देंगे। और बहुत ही ज्यादा काउस हो गया एकदम। सोशल मीडिया पे एकदम हुआ कि भाई ऑक्सीजन तो सिर्फ यही मिलती है। हमारे सारे सेंटर्स के नंबर वायरल हो गए। हमारे पास एक एक दिन में 1,500-2,000 कॉल एक एक सेंटर के पास आने लगे। और हम बहुत हेल्पलेस हो गए कि भाई अब हम क्या करें। जो सिलेंडर्स ऑर्डर करे थे वो थोड़े बहुत ही मिल रहे थे। हमने 100 ऑर्डर करे हैं तो 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, इससे ज्यादा मिल ही नहीं पाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया था कि भाई सिलेंडर्स पहले हॉस्पिटल्स में जाएंगे। बहुत ज्यादा परेशानी रही, लेकिन जैसे तैसे करके हमने वो 2 4 5 दिन काटे। उसके बाद ये फैसला लिया कि भाई अब ऐसा करते हैं कि जो बड़े सिलेंडर्स आते हैं 45 लीटर्स के, वो कहीं से अगर हम परचेज कर लें, जी। उनको वो हमें मिल रहे थे, वो हमने परचेज करे। और लोगों के पास, जिनके पास सिलेंडर्स हैं लेकिन उनके पास अब गैस नहीं है, गैस खत्म हो गई, लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद है, प्लांट पे हॉस्पिटल्स के अलावा कहीं और किसी और को गैस नहीं दी जा रही, या फिर पेशेंट का अटेंडेंट जो प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट का लेके खड़ा हो, वो हाँ। देख के उनको गैस दी जा रही थी। जी। और ये भी ऐसा है कि
जितने भी प्लांट्स हैं वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे हैं या एनसीआर में हैं। अब ओके। हमने ये सोचा कि अगर कोई एक पेशेंट जो कि बेचारा पहले से ही परेशान है, उसका रिश्तेदार, अब हम उससे ये कहें कि भाई आप जाइए अपना 5, 7, 10 लीटर का सिलेंडर दरियागंज से मायापुरी जाएं या मोहन कोऑपरेटिव बदरपुर जाएं या फरीदाबाद जाएं, मतलब 20, 25, 30 किलोमीटर जाएं, फिर लाइन में लगे 1, 2 घंटे की, फिर वापस आएं। इसमें बिल्कुल। 3, 4, 5 घंटे खराब हो गए, जबकि उसको जो है अटेंडेंट को पेशेंट के पास होना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए या उसके हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, हम 45 लीटर्स के कुछ सिलेंडर्स परचेज कर लेते हैं और अपने वॉलंटियर्स को उन पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शंस लेके लाइन में लगा देते हैं। लाइनों में हमने लगाया, वहां से हमने उस सिलेंडर को 2 घंटे में, 4 घंटे में, रमजानों के अंदर सुबह 5:30 बजे हमारे वॉलंटियर्स रोजा रख के जाते थे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आते थे और उसके बाद वो जो भरे हुए फिल्ड सिलेंडर्स थे, उस एक फिल्ड सिलेंडर से हम यहाँ पे 5 से 6 लोगों को जो है उनकी गैस रिफिल कर देते थे। ये प्रोग्राम हमने शुरू करा और ये इतना ज्यादा अच्छा प्रोग्राम रहा कि लोगों को बहुत फायदा होने लगा। लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे पास देखते देखते 75 बड़े सिलेंडर्स हो गए। अच्छा। और उनको फिलिंग, जी बिल्कुल, और हमारे पास 75 बड़े सिलेंडर्स हुए। हमने जो है फिर, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उन्होंने हॉस्पिटल्स के अंदर ही देने को कह दिया था ऑक्सीजन, तो हमने थोड़ा सा एनसीआर, यूपी, मेरठ या फिर पंजाब का रुख किया कि वहां पे हमने अपने एनजीओ के लेटर हेड पे लिखा कि भाई आप हमें गैस दे दीजिए। उस वक्त तक वहां पे इतने हालात खराब नहीं थे, तो जी। हमने बाहर की स्टेट से काफी गैस प्रिक्योर करी और यहाँ पे लाके बहुत रिफिल करे। एक दिन में अराउंड 500 to 600 सिलेंडर्स हमने रिफिल करके पेशेंट्स को एक तरह से सांसें दी। और जब ज्यादा हालात खराब हुए तो ऐसा भी हो गया कि पेशेंट एडमिटेड हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि हम आपका पेशेंट की केयर तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑक्सीजन की जिम्मेदारी आपकी है, अच्छा। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाके हमको देना होगा। तो ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पेशेंट एडमिटेड थे, वो हमारे पास सिलेंडर्स ला रहे थे, हम उनको रिफिल कर रहे थे, फिर वो ले जा रहे थे हॉस्पिटल में, और इस तरह से ये सारा ऑक्सीजन का प्रोग्राम हमारा रहा। तो आसिम, अभी जहां हम जैसे लोग घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं और सबको कहा जाता है घर में रहो, वहां आपने एक पूरी अपनी टीम बनाई है जिनका काम ही है इतने बुरे टाइम में घर से बाहर निकलना। तो अपने आप को किस तरह से आप लोगों ने बचा के रखा, या मन में थोड़ा तो डर आया होगा ना? मैम देखिए, डर के आगे जीत है पहली बात तो। और ये बहुत ज्यादा वो होता है कि भाई हमारी भी फैमिलीज हैं, उन्होंने भी कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि मैम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसानियत की खातिर आपको रिस्क लेना पड़ता है। अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने, हमारी टीम में बहुत अच्छा जज्बा है खिदमत का, और हमने सोचा था जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैम वही है कि कोरोना जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है या हमारी टीम को ऐसा लगता है, वो सब मेंटली एक वो है कि अगर हमने ये सोच लिया कि हाँ जी अगर हुआ भी तो हम इससे फाइट करेंगे और वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और प्लस हमारे पास सारी स्टडीज हैं, 97% रिकवरी रेट है, और हम सब अगर देखा जाए तो 35 to 45 की एज ग्रुप के हैं। तो एक बार हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको करें, अल्लाह ना करे कभी किसी कुछ ऐसा होगा तो फिर उस वक्त देखी जाएगी क्या कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमें करना पड़ेगा और करना ही है। लोगों की जान बचाने के लिए हमारा ये जज्बा था कि खिदमत करने के लिए हमको आगे ही आना पड़ेगा और हमको करना ही पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा तो क्या होगा। बिल्कुल। तो आपकी टीम में इस जितने मेंबर्स हैं सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब कुछ, हर सारी टीम, सारे वॉलंटियर, सारे एग्जीक्यूटिव सब बहुत अच्छे हैं। आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ, हमारा जो है बहुत अच्छे से जो है ऊपर वाला ध्यान रख रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अब आज आखिरी रोजा है, सब कुछ बहुत अच्छे से गुजरा है, और बस यही दुआ है कि ये बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो पूरे हालात को देखते हुए अब आगे आने वाले दिनों के लिए जो डिमांड है ऑक्सीजन की, और उसकी मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस है पूरा? मैम अब थोड़ी डिमांड कम होनी शुरू हुई है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट को ऑक्सीजन मिलनी भी शुरू हो गई है। कुछ जगहों पे आइसोलेशन सेंटर्स भी खुल गए हैं और ऑक्सीजन भी थोड़ी आ रही है। हॉस्पिटल्स में जो वो पेशेंट थे जो कह रहे थे कि भाई हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो हाँ। भी अब इतने नहीं आ रहे हैं हमारे पास, मतलब थोड़ा हालात नॉर्मल हो रहे हैं।
और आगे के लिए हमने यही तैयारी करी है, क्योंकि अब ऑक्सीजन बाहर के स्टेट से भी आनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां पे भी हालात खराब हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि भाई हम इंटर स्टेट नहीं दे पाएंगे। तो अब हमारा ये फैसला है कि हम छोटे सिलेंडर्स दोबारा से प्रोक्योर कर रहे हैं, हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं, और अपना जो सिलेंडर रिफिलिंग का प्रोग्राम को थोड़ा सा ऑन होल्ड करके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और इसको अच्छे से करेंगे। 200-300 सिलेंडर्स अपने जितनी हमारे पास फंड्स हैं उनको लेके हम इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिलेंडर्स प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन फील्ड। और ऑक्सीजन की अगर अल्लाह ना करे आगे कभी कमी आई तो उसके लिए हम दोबारा तैयार हैं, हम दोबारा उसको करने के लिए जरूर खिदमत के लिए आगे आएंगे। प्लस आगे क्योंकि और बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि एक क्यों ना एम्बुलेंस ले ली जाए। पुरानी दिल्ली के अंदर एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है आने में, कैट्स वगैरह की एम्बुलेंस, क्योंकि बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं, जब जाम लग जाता है लोग मना कर देते हैं, ये है वो है। तो हमारा एक प्रोग्राम है कि हम एक एम्बुलेंस यहाँ पे परमानेंटली, स्पेशली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, हम एक रखें, ताकि वो कभी भी 24 घंटे उस पर ड्राइवर मौजूद रहे, ताकि किसी को कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो एम्बुलेंस मुश्किल से 10 मिनट में उसके घर के पास या जहां भी कोई लोकेशन है वहां तक पहुंच जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाएं। वैसे ये तो आपने बी ह्यूमन के बारे में बताया, लेकिन वैसे आसिम क्या करते हैं? मैं एक डिजाइनर हूं और मेरा जो है स्टोर है किनारी बाजार के अंदर, और मैं लेडीज हैंडबैग, हैंड एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन करता हूं। मैं स्पेशलाइज करता हूं ब्राइडल पोटलीज में और क्लेचेस के अंदर। जो हमारी टीम है वो मतलब स्टार्ट हमने जो किया था वो 5 हम फ्रेंड्स हैं और हम सब बिजनेस के उसमें हैं, और हमने यही सोचा था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए कि जो कि ह्यूमैनिटी के लिए हो। अपना बिजनेस तो चलता ही रहता है, तो हम सब जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं सब बिजनेसमैन हैं और अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, और बस इसके साथ हम अपने चल रहे हैं। तो अभी आप बिल्कुल हीरो की तरह बन गए हैं दिल्ली में, तो लाइफ थोड़ी सी क्या बदली है, या मतलब क्या बदलाव आया है, क्या महसूस किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हीरो वगैरह बन गया मैं, लेकिन हाँ ये है कि भाई मैं ये कह सकता हूँ कि फैमिली को थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ, जबकि लॉकडाउन में ज्यादा टाइम देना चाहिए था और रमजानों के अंदर ज्यादा टाइम देना चाहिए था। तो ये है कि बस थोड़ा फैमिली को कम टाइम दे पा रहा हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो सपोर्ट है वो हमारे फैमिली से बहुत अच्छा है, और वो कहते हैं ठीक है जी आप काम करिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम कि लाइफ चेंज हो गई है, कुछ हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि बस दुआएं बहुत मिल रही हैं, इसका हमें फख्र है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत लोग हमको दुआएं दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे वाकयात हमारे सामने आए हैं कि बस हम क्या कह सकते हैं। बहुत ही ज्यादा लोग परेशान थे, और उनकी जब हमने मदद करी तो उनको बहुत फायदा हुआ, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। बस यही दुआ है कि ऊपर वाला हमारी मेहनत कबूल कर ले और ये बीमारी को खत्म कर। देखिए, ये कोरोना का अलविदा तो एक दिन तय है, ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है? तो उसके बाद भी जो बीइंग ह्यूमन है वो इसी तरह का काम करती रहेगी? देखिए बी ह्यूमन, जैसे मैंने आपको बताया, हम 5 दोस्तों ने शुरू करी थी, और हम ये चाह रहे थे कि हम कुछ ना कुछ करें। क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा था, अच्छी इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो 2 साल पहले, कोरोना से भी 1 साल पहले, बी ह्यूमन जब हमने शुरुआत करी तो हमने सोचा कि यार क्या करें, एजुकेशन लाइन में जाएं, मेडिकल में जाएं, क्या करें। तो वहां से एक हमें एक आइडिया ये आया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो पेशेंट एडमिटेड होते हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो बाहर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के कहीं बात इधर उधर, कहीं चादर बिछा के बैठे हुए हैं, बहुत ही बुरे हालत में, उनके पास खाना नहीं है, दूर से जान के पानी लाना है। तो हमने स्टार्ट किया था बी ह्यूमन के उन अटेंडेंट्स को हम खाना खिलाते हैं। ओके। 5 दोस्तों ने मिलके 100 पैकेट्स वेजिटेबल बिरयानी के बनवाए, और संडे के संडे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना एलएनजेपी हॉस्पिटल में शुरू किया। हम्म। जब हमने ये शुरू किया, लोगों ने, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स ने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो 1 साल के अंदर 100 पैकेट्स पर वीक से हम 1800 पैकेट्स पर वीक पर पहुंच गए। अच्छा। और बी ह्यूमन, हाँ जी, 1800 पैकेट्स पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हमने बांटने शुरू कर दिए। एलएनजेपी, आरएमएल, एम्स, जीटीपी, सारे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम रेगुलर बेसिस पे, मतलब 5 डेज अ वीक तक हम पहुंच गए थे। लॉकडाउन लग गया लास्ट ईयर जब, तो जनता कर्फ्यू के अंदर हम पहली एनजीओ थे। पहले ही दिन, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था, उस जी। दिन हमने बाहर देखा लेबर क्लास मैम बहुत परेशान थी।
चाय की दुकान तक नहीं खुली हुई थी वहां पे, और इतनी परेशानी हो रही थी। हम लोगों ने जरा सा बाहर जाके देखा कि लेबर क्या कर रही है। उन्होंने, भाई साहब हमने तो सुबह से चाय तक नहीं पी, आप खाने को पूछ रहे हो। तो हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने अपने अपने घरों के अंदर, किसी ने 5 किलो चावल की, किसी ने 3 किलो चावल की, जिसकी जैसी वो थी, वहां पे हमने पैकेट्स बनाए। और द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द जनता कर्फ्यू वी डिस्ट्रीब्यूटेड 750 पैकेट्स टू द लेबर्स एंड ऑल। और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते हमने जो है 2,500 से 3,000 पैकेट एवरी डे हम्म। लॉकडाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। क्या बात तो है। ये तो एक कोरोना के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। उसके बाद एक ऐसा स्टेप आया कि हमें ये नजर आया कि जो पुरानी दिल्ली के अंदर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो वो अब क्योंकि 1 डेढ़ महीना हो चुका था लॉकडाउन को, उनके पास वो सेविंग्स खत्म हो गई थी और उनके पास भी खाने की किल्लत आ रही थी। तो हमने रेशन किट्स अपनी बनाई। हम्म। 1,300 रुपए के अंदर 1 महीने का सारा सामान हमने उसके अंदर रखा, और वो भी हमने 3,500 राशन किट्स पुरानी दिल्ली के इलाकों में बांटी। फिर उसके बाद जो प्रवासी मजदूर जाने लगे थे, उनकी बहुत ज्यादा वो हुई, तो उनको हमने खाना, कपड़े, चप्पले, जूते, जो हो सका, जैसे हो सका, हमने उनकी मदद करी। फिर ऑक्सीजन प्रोग्राम में लग गए। तो क्या ये बी बात है। ह्यूमन का एक छोटा सा सफर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत अच्छा है। बस एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनके मन में ये ख्याल तो आता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन वो समझ नहीं जी पाते कि क्या करें। तो आप उन्हें जी। किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? देखिए, हम भी 2 साल पहले उन्हीं की तरह थे, और हम क्या करें हमें भी नहीं पता था। ये है कि आप साफ नियत के साथ कोशिश करें कि आपको कुछ करना है, रास्ते ऊपर वाला खुद खोलता चला जाएगा। हमें भी नहीं पता था कि हम इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं, हमें भी नहीं पता था कि हम इतने लोगों को राशन दे सकते हैं, या इतने प्रवासी मजदूरों की मदद कर सकते हैं। और अब आने के बाद तो मैं ये कहूंगा कि ऊपर वाले ने हमें ऐसी वो दी कि हमने लोगों को ऑक्सीजन क्या, सांसें तक पहुंचा दी। बहुत ज्यादा लोग परेशान हाल थे जिनको हमने मदद करी है, और बहुत सारे लोग सही भी हुए, और उन्होंने इतनी दुआएं दी हैं कि बस क्या कहें। क्या बात है। तो बहुत सारी दुआएं आपको आगे इसी तरह मिलती रहें, और ईद थैंक की यू बहुत सारी मुबारकबाद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इसमें बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।